कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद शातिर और माहिर चोर पैपिलन से, जो एक बहुत ही खुफिया और हाई सिक्योरिटी वाली जगह में घुसकर तिजोरी से करोड़ों के हीरे और खास दस्तावेज चुरा रहा होता है। चोरी के तुरंत बाद वह खिड़की के रास्ते नीचे उतरता है और सीधा एक क्लब के अंदर जाता। वहां उसका बॉस कहता है, आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ खास दिखाता हूँ। पैपिलन चोरी के बाद हर बार बॉस को सारा माल सौंपने आता था, क्योंकि वह इसी बॉस के लिए काम करता था और पकड़े जाने पर बॉस उसे हमेशा पुलिस से बचाता था। जैसे ही पैपिलन अंदर पहुंचता है, वह देखता है कि बॉस के कुछ गुंडे एक आदमी को अधमरा होने तक बुरी तरह पीट रहे होते हैं। इसके बाद बॉस पैपिलन के पास आता है और उस पिटते हुए आदमी की तरफ इशारा करके कहता है, जो भी मुझे धोखा देगा उसका यही हाल होगा। असल में उस आदमी ने चुराए गए पैसों में से कुछ हिस्सा अपने पास छुपा लिया था और इसी वजह से उसकी यह दुर्दशा हो रही होती है। बॉस पैपिलन से पूछता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? पैपिलन बिना किसी डर के अपनी जेब से चमचमाते हीरे निकालकर उसके सामने रख देता है। हीरे देखकर बॉस खुश हो जाता है और मजाक में पूछता है, क्या तुमने भी उस आदमी की तरह अपने पास कोई हीरा तो छुपा कर नहीं रखा? पैपिलन मुस्कुराता है और बेबाकी से जवाब देता है, मैंने अपने लिए बड़े वाले हीरे रख लिए हैं। यह सुनकर उसका बॉस जोर से हंसने लगता है और कहता है, तेरे में बहुत हिम्मत है, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी बुरी तरह सबक सिखाऊंगा। बॉस उसे इनाम के तौर पर $10,000 देता है और इसके बाद पैपिलन क्लब से बाहर निकल जाता है। तभी क्लब के बाहर उसकी गर्लफ्रेंड नेत पैपिलन से मिलने आती है। नेत पैपिलन से बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, इसीलिए पैपिलन उसे चुराया हुआ एक हीरे का हार दे देता है। वह कुछ और हीरे भी नेत को सौंपता है और कहता है, यह हमारे बुढ़ापे के लिए हैं। लेकिन यहाँ यह साफ हो जाता है कि पैपिलन ने सच में अपने बॉस को धोखा देकर अपने पास कुछ कीमती हीरे छुपा लिए थे। इसी दौरान एक आदमी छुपकर उन पर नजर रख रहा होता है। बॉस ने ही इस आदमी को पैपिलन का पीछा करने के लिए भेजा होता है और उस जासूस को पता चल जाता है कि पैपिलन ने बॉस को धोखा दिया है। पैपिलन को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं होती कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। इसके बाद पैपिलन और नेत दोनों अपने घर के अंदर जाते हैं और एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह नेत पैपिलन से कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे उस गांव जाना है जहां तुम्हारा बचपन बीता। चलो आज ही यहाँ से भाग चलते हैं, वहां हम सुकून की जिंदगी जिएंगे। पैपिलन उसे जवाब देता है, मेरे गांव में कुछ नहीं है। मैंने कल रात जितना पैसा चोरी किया उतना पैसा मेरे गांव वाले 1 साल में भी नहीं कमा पाते। यह सुनते ही नेत नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा ही मायने रखता है। तब पैपिलन उसे समझाता है और कहता है, बस मुझे 6 महीने दे दो, मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूंगा कि फिर कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद हम मेरे गांव में आराम से जिंदगी बिताएंगे। यह बातें करते समय पैपिलन को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अभी कुछ ही मिनटों बाद वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर मकान मालकिन दस्तक देती है और कहती है, मैं किराया लेने आई हूँ। लेकिन मकान मालकिन के साथ बाहर पुलिस भी खड़ी होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, पुलिस वाले अंदर आते हैं और पैपिलन को सीधे खून मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। इन पुलिस वालों को बॉस ने भेजा था क्योंकि उसे पैपिलन के धोखे के बारे में पता चल गया था। पैपिलन चिल्लाकर कहता है, मैंने किसी का खून नहीं किया। लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अगले दिन नेत उससे मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचती है और रोते हुए कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें उम्र भर की कैद हुई है। नेत बताती है कि उस रात बॉस जिस आदमी को पीट रहा था
उसे बॉस के लोगों ने मार डाला और पूरा इल्जाम तुम्हारे सिर पर मढ़ दिया। नेत उसे दिलासा देती है, परेशान मत हो, मैं कोर्ट में अपील करूंगी और तुम्हें छुड़ा लूंगी। पैपिलन कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि बॉस ने पुलिस को भारी रिश्वत दी है और मुझे पूरी तरह फंसाया गया है। मुझे यहाँ से कोई कानून नहीं छुड़ा सकता। मुझे खुद ही इस नर्क से भागना पड़ेगा। वो नेत से वादा करता है कि जेल से भागने के बाद वह सबसे पहले उस आदमी को मारूंगा जिसने उसे फंसाया है, और कहता है कि अब तुम मुझे भूल जाओ। तभी उसके बगल में खड़ा जूलॉट नाम का एक कैदी उससे कहता है, मैंने सुना तुम जेल से भागना चाहते हो, लेकिन इस जेल से भागने के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तभी सभी कैदियों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है और उन्हें जेल की यूनिफॉर्म पहनाकर लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। जूलॉट पैपिलन को एक दुबले पतले आदमी की तरफ इशारा करके बताता है कि इस आदमी का नाम लुई डेगा है और यह 1 करोड़पति है। लुई यहाँ आने से पहले करोड़ों रुपए के नकली कागजात बॉन्ड्स तैयार करने का काम करता था और अब भी उसने जेल के अंदर अपने पास काफी पैसा छुपा कर रखा हुआ है। जूलॉट कहता है कि वह यहाँ ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि बाकी खूंखार कैदी उससे पैसे छीनने के लिए उसे जान से मार डालेंगे। मेडिकल खत्म होने के बाद सभी कैदियों को शहर के रास्ते मुख्य जेल की तरफ ले जाया जाता है। इसी दौरान रास्ते में लुई की पत्नी एक महंगे वकील के साथ उससे मिलने पहुंचती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं इस वकील की मदद से तुम्हें कुछ ही हफ्तों में यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। इसके बाद सभी कैदियों को समंदर के बीच बनी एक खतरनाक जेल में ले जाने के लिए एक बड़े समुद्री जहाज में बैठा दिया जाता है। तभी पैपिलन सीधे लुई के पास जाता है और उसे बताता है कि इस जहाज और जेल में बेहद खतरनाक कैदी तुम्हारी जान लेना चाहते हैं ताकि तुम्हारे पैसे छीन सकें। जिसके बाद पैपिलन उसे एक ऑफर देता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन सकता हूं। मैं हर समय तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे भागने का सारा खर्च उठाना होगा। लुई मुस्कुराता है और घमंड में कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ जेल के अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन उस समय लुई को जेल की भयानक और खूनी सच्चाई का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। रात होती है और सभी कैदी सो जाते हैं। आधी रात को लुई की आंख खुलती है और वह देखता है कि एक आदमी उसके बगल वाले कैदी के पेट में खंजर घोंपकर उसे मार रहा है। वह हमलावर मरे हुए कैदी के पेट के साथ बंधे पैसे छीन लेता है और कुछ पैसे रिश्वत के तौर पर जेल के अधिकारी के लिए वहीं जमीन पर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद एक अधिकारी वहां आता है और जमीन पर पड़े उन पैसों को चुपचाप उठाकर चला जाता है। यह खौफनाक मंजर देखकर लुई बुरी तरह डर जाता है। वह समझ जाता है कि उसकी जान वाकई खतरे में है और जेल के अधिकारी भी इन कातिल कैदियों के साथ मिले हुए हैं। सुबह होते ही लुई दौड़कर पैपिलन के पास पहुंचता है और कहता है, मैंने तुम्हारे ऑफर के बारे में ध्यान से सोचा। मैं तुम्हारे जेल से भागने का सारा खर्चा उठाऊंगा, बस तुम्हें मेरी हिफाजत करनी होगी। जब तक मेरी पत्नी मुझे कानूनी रूप से जेल से छुड़वा नहीं लेती। पैपिलन तुरंत मान जाता है और लुई से पूछता है, जिस दिन मैं भागूंगा क्या तुम मेरे साथ नहीं भागोगे? लुई मुस्कुराकर जवाब देता है, तुम इतने पागलों वाले काम करते हो जैसे तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मेरी आदत ऐसी नहीं। वैसे भी मेरी पत्नी मुझे जल्द ही यहाँ से निकाल लेगी। पैपिलन उससे गंभीर होकर कहता है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें कभी नहीं छुड़ाने वाली। यह बोलकर पैपिलन वहां से चला जाता है। रात को वही खूनी कैदी लुई को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, पैपिलन पीछे से घात लगाकर आता है और उस कैदी पर टूट पड़ता है। पैपिलन उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। मारपीट के शोर से सभी कैदी जाग जाते हैं और अधिकारी भी वहां आ धमकते हैं।
अधिकारी सभी कैदियों के हाथ चेक करते हैं और पैपिलन के हाथों पर चोट के घाव देखकर समझ जाते हैं कि उसी ने यह मारपीट की है। सजा के तौर पर अधिकारी पैपिलन को उल्टा लटकाकर जंजीरों से बांध देते हैं और उसका खाना पानी बंद कर देते हैं। पैपिलन को डर होता है कि उसकी गैरमौजूदगी में कोई लुई को मार देगा, लेकिन जब पैपिलन सजा काटकर वापस आता है तो देखता है कि लुई बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि जिस कैदी को पैपिलन ने पीटा था उसकी ये हालत देखकर बाकी किसी भी कैदी की लुई को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हुई थी। जहाज आखिरकार किनारे लगता है और सभी कैदियों को उतारकर जेल की तरफ ले जाया जाता है। इसके बाद जेल का क्रूर वार्डन बैरोट कैदियों को लाइन में खड़ा करता है और कड़क आवाज में कहता है, मुझे पता है तुम में से कई लोग यहां से भागने की सोच रहे हो। तुम्हें भागने की पूरी आजादी है, क्योंकि हमें तुम्हें भागते हुए पीठ पर गोली मारने में बहुत खुशी और गर्व महसूस होगा। लेकिन अगर तुम लोग गोली से बच भी गए और जेल की दीवारों से बाहर निकल गए, फिर भी दो ऐसे गार्ड हमेशा तुम पर नजर रखेंगे जिन्हें तुम कभी धोखा नहीं दे सकते। पहला गार्ड है जंगल। जंगल में तुम्हारे साथ सबसे अच्छी चीज यह होगी कि तुम शायद भूख और प्यास से तड़पकर मर जाओ, और अगर तुमने किसी तरह जंगल पार कर भी लिया तो दूसरा गार्ड है समंदर। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि समंदर की शार्क हमेशा भूखी रहती हैं, जो तुम्हें जिंदा निगल जाएंगी। वार्डन सख्त नियम सुनाता है कि अगर किसी ने पहली बार भागने की कोशिश की तो उसे 2 साल काल कोठरी सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, दूसरी बार कोशिश की तो 5 साल, और अगर किसी अधिकारी पर हाथ उठाया तो उसे सीधे मौत की सजा मिलेगी। इसके बाद कैदियों को उनकी कोठरियों में ठंस दिया जाता है। जगह कम होने की वजह से कई कैदियों को एक ही कोठरी में रखा जाता है। तभी पैपिलन देखता है कि यहाँ के कैदी बहुत हिंसक हैं और बिना बात के मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसी कारण पैपिलन लुई को समझाता है कि अपना खास ध्यान रखना। अगर किसी को तुम्हारे पैसों के बारे में पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक दिन कई कैदियों को भारी खदान में मजदूरी करने के लिए ले जाया जाता है। वहां लुई और पैपिलन भारी पत्थर उठाने का काम कर रहे होते हैं। तभी काम करते वक्त अचानक लुई के छुपाए हुए पैसे जमीन पर गिर जाते हैं और लुई घबराकर तुरंत पैपिलन को बताता है। पैपिलन तेजी से मिट्टी और पत्थरों में पैसे ढूंढता है और कुछ ही देर में उसे सारे पैसे मिल जाते हैं, जिन्हें वह बिना किसी लालच के लुई को वापस दे देता है। तभी लुई को गहरा एहसास होता है कि वह पैपिलन पर बेकार ही शक कर रहा था। लुई भावुक होकर कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये पैसे मुझे लौटा दोगे। तभी लुई देखता है कि उसके बगल में काम कर रहा एक कैदी भूख से मर चुका होता है और एक क्रूर अधिकारी ने दोपहर का खाना उस मरे हुए कैदी के पेट के ऊपर रख दिया होता है। हड़बड़ाहट और डर में लुई शोर मचाना शुरू कर देता है और चिल्लाकर कहता है, एक कैदी मर गया। लेकिन सेलियर नाम का एक पुराना कैदी उसे डांटकर चुप रहने को कहता है। तभी सेलियर लाश के ऊपर से खाना उठाता है और उसका आधा हिस्सा पैपिलन को दे देता है। यह देखकर लुई को उल्टी आने लगती है और वह वहां से जाने लगता है। तो पैपिलन उसे रोकता है और उस मरे हुए कैदी के खाने का कुछ हिस्सा जबरन लुई को भी देता है ताकि वह जिंदा रह सके। इसके बाद जैसे ही काम खत्म होता है और अधिकारी कैदियों को वापस जेल ले जाने लगते हैं, रास्ते में एक बग्गी कीचड़ में फंसी होती है जिसमें कुछ औरतें और एक दलाल बैठा होता है। असल में वह दलाल जेल के वार्डन के ऐशो आराम के लिए वेश्याएं लाने का काम करता था। अधिकारी कैदियों को हुक्म देता है कि बग्गी को धक्का लगाकर जेल तक धकेल कर लेकर जाओ। पैपिलन इस मौके का फायदा उठाता है और धक्का लगाने के बहाने चुपके से उस दलाल के पास पहुंच जाता है। पैपिलन उससे धीरे से कहता है, अगर तुम मुझे यहां से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें $2000 दूंगा। पैपिलन की बात सुनकर दलाल हंसता है और शिकायत करने के लिए अधिकारी को आवाज लगाने लगता है।
पैपिलन तुरंत पासा पलटता है और $4000 का ऑफर देता है। 4000 की रकम सुनकर दलाल के मन में लालच आ जाता है। वह चुप होता है और कहता है, 4 नहीं, मैं तुम्हें इस नर्क से निकालने के लिए पूरे $5000 लूंगा। इसके बाद दलाल उसे गुप्त रास्ता बताते हुए कहता है कि मैं 3 दिन तक यहाँ रुका हुआ हूँ और मेरी नाव नदी किनारे खड़ी है। अगर तुम 3 दिन के अंदर वहां पहुंच गए तो मैं तुम्हें समंदर पार ले जाऊंगा। सभी कैदी जेल में वापस आ जाते हैं। अगली सुबह जब कैदी खुले में नहा रहे होते हैं तभी कुछ शातिर कैदियों को लुई के पैसों की भनक लग जाती है और वे खंजर लेकर उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन पैपिलन की नजर उन पर पड़ जाती है और वह अकेले ही उन सभी कैदियों से भिड़ जाता है। लुई डर के मारे एक दीवार के पीछे छुप जाता है। काफी देर की खूनी लड़ाई के बाद पैपिलन सबको धूल चटा देता है, लेकिन उसे खुद भी काफी गंभीर चोटें आती हैं। वह गुस्से में लुई से कहता है, अब दोबारा मेरे मुंह मत लगना। तभी अचानक जेल में सायरन बजने लगते हैं। एक कैदी जेल की दीवार फांदकर भाग रहा होता है और गार्ड्स उस पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर देते हैं। उस कैदी को भागता देख पैपिलन का हौसला फिर बढ़ जाता है। वह लुई से कहता है, जब वो कैदी भागने की हिम्मत कर सकता है तो हम भी यहां से भाग सकते हैं। अगली सुबह वार्डन सभी कैदियों को ग्राउंड में हाजिर होने और घुटनों के बल बैठने का हुक्म देता है। वार्डन चिल्लाकर कहता है, मैंने तुम्हें कुछ कड़े नियम बताए थे, लेकिन एक कैदी ने उन्हें तोड़ने की जुर्रत की है। असल में जो कैदी भागा था उसे पकड़ लिया गया होता है, लेकिन उसने भागने से पहले एक जेल अधिकारी को मार दिया था। जब उस कैदी को सामने लाया जाता है तो पैपिलन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कैदी कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त जूलॉट होता है। अपने दोस्त को इस हाल में देख पैपिलन गुस्से और परेशानी में खड़ा हो जाता है। तभी एक गार्ड आकर पैपिलन पर डंडे से हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वार्डन नियमों के तहत सबके सामने जूलॉट का सिर धड़ से अलग गिलोटीन से कर देता है। यह खौफनाक मंजर देखकर सभी कैदी थर-थर कांपने लगते हैं। तभी वार्डन पैपिलन की तरफ घूरते हुए कहता है, लगता है तुम्हें इसकी बड़ी परवाह थी। इसीलिए वार्डन पैपिलन को हुक्म देता है कि जूलॉट की इस भारी लाश को जंगल में ले जाकर फेंकाओ और मदद के लिए किसी एक साथी को साथ ले जाने की इजाजत देता है। पैपिलन और लुई दोनों लाश को उठाकर एक कड़क अधिकारी की निगरानी में घने जंगल की तरफ जाते हैं। लाश से लगातार बहते खून को देखकर लुई को अचानक चक्कर आ जाता है और वह कमजोरी की वजह से जमीन पर बैठ जाता है। लेकिन अधिकारी उसे जबरन कोड़े दिखाते हुए लाश उठाने को कहता है। चक्कर आने की वजह से लुई उठ नहीं पाता। तब अधिकारी गुस्से में लुई की पीठ पर बेरहमी से कोड़े बरसाने लगता है। यह देखकर पैपिलन के सब्र का बांध टूट जाता है। वह जमीन से एक भारी पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से उस अधिकारी के सिर पर मार देता है। अधिकारी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाता है और पैपिलन बिना वक्त गवाए वहां से भागने लगता है। तभी बाकी झाड़ियों में छुपे अधिकारी पैपिलन का पीछा करते हैं और गोलियों की बौछार कर देते हैं। लेकिन पैपिलन भागता हुआ पास की एक गहरी नदी में कूद जाता है और तैरते हुए सीधे उस दलाल के पास पहुंचता है जो किनारे पर नाव लेकर पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। पैपिलन हांफते हुए दलाल से कहता है, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। तभी दलाल पैपिलन से तय की गई रकम $5000 मांगता है, लेकिन पैपिलन कहता है, मैं जल्दबाजी में जेल से भागकर आया हूँ, मेरे पास पैसे उठाने का वक्त नहीं था, पर मेरा तुमसे वादा है, फ्रांस पहुंचने पर मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम अमीर हो जाओगे। यह सुनकर दलाल जोर जोर से हंसने लगता है और तभी जेल के अधिकारी चारों तरफ से झाड़ियों से निकलकर पैपिलन को घेर लेते हैं। असल में वो दलाल वार्डन के साथ मिला हुआ था,
दलाल पैपिलन के मुंह पर थूकते हुए कहता है, अगर तुम मुझे 5,000 दे भी देते तब भी मैं तुम्हें नहीं ले जाता, क्योंकि वार्डन मुझे भागने वाले कैदियों को पकड़वाने के इससे दोगुने पैसे देता है। अधिकारी पैपिलन को घसीटते हुए वापस जेल ले आते हैं और वार्डन के सामने पेश करते हैं। वार्डन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि उस अधिकारी की जान बच गई, वरना तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त जूलॉट जैसी मौत मिलती। इसके बाद नियम के मुताबिक पहली बार भागने की कोशिश करने के जुर्म में पैपिलन को पूरे 2 साल के लिए काल कोठरी सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। यह कोठरी बेहद छोटी और संकरी होती है, जहां कैदी को पूरे 2 साल बिना किसी रोशनी के, अकेले और बिना किसी से एक शब्द बोले गुजारने होते हैं। शुरू में पैपिलन को काल कोठरी में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कुछ महीनों बाद भयंकर अकेलेपन के कारण उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है। उसे खाने के नाम पर सिर्फ उबला हुआ पानी यानी सूप दिया जाता है। लगातार पोषण न मिलने की वजह से उसका शरीर तेजी से कंकाल बनने लगता है। तभी कुछ समय बाद वह अपनी कोठरी के दरवाजे के निचले हिस्से से बाहर झांकता है तो देखता है कि कुछ अधिकारी एक मरे हुए कैदी की लाश को कचरे की तरह जमीन पर घसीट कर ले जा रहे होते हैं। यह नजारा देखकर पैपिलन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। कुछ दिन और बीतते हैं और तभी एक अधिकारी पैपिलन की कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। यह वही अधिकारी होता है जिसके सिर पर पैपिलन ने पत्थर मारा था। वह अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए पैपिलन पर लात घूंसों से टूट पड़ता है और उसे बहुत बुरी तरह से पीट कर चला जाता है। अकेले बंद रहने के कारण पैपिलन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह अपनी ही आवाज भूलने लगता है और अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। एक दिन जब पैपिलन पत्थर के बिस्तर पर बेजान सोया होता है, तभी एक वफादार गार्ड दरवाजे के नीचे से एक बाल्टी अंदर रखता है। जैसे ही पैपिलन उस बाल्टी के अंदर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। बाल्टी के अंदर एक ताजा नारियल और एक गुप्त खत रखा होता है। खत पर लिखा होता है, मेरे जिगरी दोस्त, मैं तुम्हें रोज एक ताजा नारियल भेजूंगा ताकि तुम जिंदा रह सको। तुम्हारा दोस्त लुई डेगा। दरअसल लुई अब पढ़ा लिखा होने के कारण वार्डन के दफ्तर में कागजात संभालने का काम करने लगा था। बहुत दिनों के बाद अच्छा खाना देखकर पैपिलन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद अगले कुछ महीनों के दौरान पैपिलन के शरीर में फिर से ताकत आने लगती है, क्योंकि लुई हर रोज उसे चुपचाप एक नारियल भिजवाता है। पैपिलन खुद को फिट रखने के लिए अपनी कोठरी के अंदर ही लगातार कसरत करने लगता है, लेकिन उसके यह अच्छे दिन बहुत जल्दी खत्म होने वाले होते हैं। जेल के वार्डन को पैपिलन पर गहरा शक होने लगता है कि बिना खाने के इतनी भयानक जगह में रहने के बावजूद इस कैदी का शरीर दिन पर दिन मजबूत कैसे हो रहा है। तभी एक दिन रोज की तरह पैपिलन बाल्टी से अपना नारियल निकालने लगता है कि अचानक दरवाजे के बाहर एक दूसरा सख्त अधिकारी आ जाता है। वह बाल्टी के अंदर देख लेता है और उसे वहां नारियल मिल जाता है। नारियल देखते कि वह अधिकारी तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और उस पहले वफादार अधिकारी को वहीं गोली मार देता है जो पैपिलन के लिए नारियल लाता था। इसके बाद वह सीधा वार्डन को बुला लाता है। वार्डन पैपिलन की कोठरी में आता है और कड़क आवाज में पूछता है, तुम तक यह नारियल हर रोज कौन पहुंचाता है? नाम बताओ। लेकिन पैपिलन अपने दोस्त लुई को बचाने के लिए अपना मुंह बंद रखता है। वार्डन गुस्सा होकर कहता है, अगर तुमने मुझे उस आदमी का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारा इस जेल में जीना और भी ज्यादा मुश्किल कर दूंगा। लेकिन पैपिलन अपनी जुबान नहीं खोलता। इसके नतीजे में वार्डन सजा के तौर पर उसका सूप भी बिल्कुल आधा कर देता है। कुछ महीने और गुजर जाते हैं। वार्डन वापस पैपिलन की कोठरी में आता है, लेकिन इस बार वह अपने हाथों में पैपिलन के लिए एक कटोरी गर्मागर्म सूप लेकर आता है।
वार्डन सूप का लालच देकर दोबारा नारियल भेजने वाले का नाम पूछता है। वार्डन को पूरी उम्मीद होती है कि भूख से तड़प रहा पैपिलन सूप को देखकर सब कुछ उगल देगा, लेकिन पैपिलन वो सूप खुद पीने के बजाय चम्मच उठाता है और उल्टा वार्डन के मुंह में ही जबरन सूप डालने लगता है। पैपिलन की यह हिमाकत देखकर वार्डन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश देता है, इस कैदी की बाकी बची हुई सजा इसे पूरी तरह घने अंधेरे में बिताने दो। इसके कमरे की लाइट हमेशा के लिए बंद कर दो। अब अंधेरा होते ही पैपिलन के लिए वहां रहना साक्षात नर्क बन जाता है। भयंकर अकेलेपन और घने काले अंधेरे की वजह से उसे समय का भी पता नहीं चलता कि बाहर दिन है या रात। लगातार अंधेरे में रहने से पैपिलन की दिमागी हालत पूरी तरह खराब हो जाती है। वह खुद से ही अजीबोगरीब बातें करने लगता है और उसे डरावने भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं। इस जिंदगी से तंग आकर वह दीवार से सिर मारकर अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह अचानक खुद को रोकता है। इसी तरह तड़पते हुए पैपिलन के 2 साल पूरे हो जाते हैं। जब सजा खत्म होने पर अधिकारी दरवाजा खोलते हैं तो पैपिलन का शरीर पूरी तरह से खोखला हो चुका होता है। अधिकारी उसे उठाकर सीधे जेल के अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में लुई उससे मिलने आता है। लुई रोते हुए पैपिलन के पैर पकड़ लेता है और माफी मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी के नारियल भेजने के कारण पैपिलन को यह भयानक सजा भुगतनी पड़ी। लुई रोते हुए कहता है, तुमने उस दिन बिल्कुल सही कहा था पैपिलन। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा देकर उसी वकील से शादी कर ली है और अब वह बाहर ऐश कर रही है। मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। लुई की यह सारी बातें सुनकर पैपिलन अचानक धीरे से हंसकर कहता है, उसे नर्क में जाने दो। दरअसल पैपिलन सिर्फ डॉक्टरों के सामने पागल होने का नाटक कर रहा था ताकि उसे अस्पताल में रखा जाए। हकीकत में उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी। लुई हैरानी से उसे देखता है और कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वार्डन के सामने सब कुछ सच उगल देता। पैपिलन जवाब देता है, जब भी मैं तुम्हारा नाम बताने की सोचता तब मुझे याद आता कि तुम जैसा कमजोर आदमी काल कोठरी के अंधेरे में एक दिन भी जिंदा नहीं बच पाता। तब लुई पैपिलन का जज्बा देखकर कहता है, हम अब भी यहाँ से भाग सकते हैं। आने वाले रविवार को वार्डन कुछ बड़े नेताओं के साथ जेल के अंदर एक मूवी देखने वाला है और सभी गार्ड्स उनकी खातिरदारी में व्यस्त रहेंगे। पैपिलन पूछता है, क्या तुमने नाव का इंतजाम किया है? इस पर लुई कहता है कि इसके बारे में उसने नहीं सोचा। तब पैपिलन कहता है, तुम्हें सेलियर को पैसा देना होगा, क्योंकि सिर्फ वही बाहर के दलालों से बात करके नाव का इंतजाम कर सकता है। तभी पैपिलन प्लान फाइनल करता है कि जब मूवी चल रही होगी हम उसी मौके का फायदा उठाते हुए चुपचाप जेल से भाग जाएंगे। उन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी अचानक पैपिलन लुई का गला पकड़ लेता है और जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, यहाँ से दफा हो जाओ। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि बाहर खड़े डॉक्टर्स को लगे कि उसे फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। डॉक्टर्स अंदर आकर पैपिलन के मुंह में जबरन बेहोशी की गोली डाल देते हैं, लेकिन पैपिलन उस गोली को निगलता नहीं है, बल्कि अपनी जीभ के नीचे छुपाकर रख लेता है और डॉक्टरों के जाते ही उसे बाहर निकाल लेता है। इसके बाद रात के समय पैपिलन छुपकर मैचुरेट नाम के एक जवान लड़के के पास पहुंचता है और उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। असल में जेल के जिस मुख्य अधिकारी के पास सारे दरवाजों की चाबियां होती थीं, वह मैचुरेट पर गंदी निगाह रखता था। इसलिए पैपिलन मैचुरेट को समझाता है कि रविवार को तुम्हें उस अधिकारी को फुसलाकर वॉशरूम की तरफ ले जाना है और उसका ध्यान भटकाकर उसकी चाबियां चुराकर हमारे पास लानी हैं। मैचुरेट तुरंत मान जाता है। अगले दिन सेलियर भी बाहर नाव का इंतजाम कर लेता है, लेकिन नाव के मालिक को देने के लिए लुई अपने छुपाए हुए पैसों में से भारी रकम सेलियर को थमा देता है।
इसके बाद पैपिलन लुई को एक माचिस की डिब्बी पकड़ाता है जिसके अंदर उसने डॉक्टरों से बचाई हुई सारी बेहोशी की गोलियां रखी होती हैं। पैपिलन कहता है कि रविवार को जब सब मूवी देखने में बिजी होंगे तुम उनकी शराब में ये गोलियां मिला देना। लुई जैसे ही वहां से आगे जाने लगता है, अचानक पीछे से एक दूसरा कैदी लुई पर झपट्टा मारता है और उससे वो माचिस की डिब्बी छीन लेता है। यह नजारा पैपिलन चुपचाप दूर से देखता रहता है, लेकिन वह लुई की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि पैपिलन देखना चाहता था कि क्या लुई अब खुद की रक्षा कर सकता है या नहीं। इस बार लुई बिल्कुल नहीं घबराता। वह पलटकर उस कैदी पर हमला करता है और उसे पीटकर अपनी गोलियां वापस छीन लेता है। लुई की यह हिम्मत देखकर पैपिलन बहुत खुश होता है और समझ जाता है कि जेल के इस खूंखार माहौल ने लुई को भी अब मजबूत बना दिया है। आखिरकार रविवार की वो रात आ जाती है। प्लान के मुताबिक जब वार्डन और सभी अधिकारी मूवी देखने में पूरी तरह मग्न होते हैं, लुई चुपचाप उनकी शराब की बोतलों में बेहोशी की गोलियां पीसकर मिला देता है और उन्हें परोस देता है। उधर मैचुरेट चाबियों वाले अधिकारी को अपनी बातों में फंसाकर वॉशरूम की तरफ ले जाता है, जहां पैपिलन पहले से ही लोहे की रॉड लेकर छुपा होता है। पैपिलन पीछे से आता है और अधिकारी के सिर पर जोरदार वार करके उसे वहीं बेहोश कर देता है और उसकी चाबियां निकाल लेता है। इस मारपीट की हल्की आवाज सुनकर एक दूसरा गार्ड जांच करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी शराब में मिली बेहोशी की दवा अपना पूरा असर दिखा देती है और बाहर बैठे वार्डन सहित सारे गार्ड्स एक साथ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। चारों प्लान के मुताबिक जैसे ही जेल के मुख्य गेट से बाहर निकलने लगते हैं, अचानक आसमान में भयंकर बारिश और तूफान शुरू हो जाता है, जिससे जेल की बिजली चली जाती है और चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता है। फिर भी अंधेरे का फायदा उठाकर वो चारों जेल की ऊंची दीवार पर चढ़ने लगते हैं। 3 लोग नीचे कूद जाते हैं, लेकिन जैसे ही लुई कूदने वाला होता है, अचानक जेल की बिजली लाइट वापस आ जाती है। लुई पूरी तरह घबरा जाता है और हड़बड़ाहट में नीचे छलांग लगाता है, जिससे उसका पैर एक नुकीले पत्थर पर जा टकराता है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। लुई के लिए अब एक कदम चलना भी नामुमकिन हो जाता है। सेलियर यह देखकर तुरंत कहता है, इसे यहीं छोड़ दो, हम इसे अपने साथ आगे लेकर नहीं जा सकते। लेकिन पैपिलन अपने दोस्त लुई को मौत के मुंह में अकेला छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। पैपिलन और मैचुरेट मिलकर लुई को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और आगे की तरफ दौड़ने लगते हैं। जैसे ही वह कुछ ही दूर आगे पहुंचते हैं, अचानक कुछ अनजान बंदूकधारी उनके सामने आते हैं। सेलियर सबको शांत करता है और बताता है कि डरो मत, यह वही आदमी है जो हमें नाव देने वाला है। वे जल्दी से उस छोटी नाव में बैठते हैं और जेल की सीमा से दूर समंदर में निकल जाते हैं। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। नाव बहुत छोटी होती है और 4 लोगों का भारी वजन बिल्कुल उठा नहीं पा रही होती। धीरे धीरे नाव के अंदर समंदर का पानी भरने लगता है और नाव डूबने की कगार पर पहुंच जाती है। पानी भरता देखकर सेलियर चिल्लाता है, हमें इस नाव से वजन कम करना होगा। वैसे भी लुई का पैर टूट चुका है और वह हमारे किसी काम का नहीं है, इसे उठाकर समंदर में फेंक दो। पैपिलन ऐसा करने से साफ मना कर देता है। सेलियर गुस्से में लुई को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो पैपिलन बीच में आ जाता है और दोनों के बीच नाव के ऊपर ही खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है।